हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित सोलंकी और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुमित सर। तो आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रोनाउन हम किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन मतलब कि ऐसा शब्द, अल्टीमेटली हमें यह समझना है कि प्रोनाउन एक वर्ड है। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के बदले में यूज होता है। तो ज्यादातर जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो किसी भी नाम का जब हम यूज करते हैं तो उस नाम के बदले जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस बोल दिया हिंदी में कि सुमित सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, बट कई बार वो पढ़ा नहीं सकते हैं, तो दूसरे सेंटेंस में मैंने सुमित सर की जगह वो यूज किया। तो यहाँ पे जो वो है वो हमारे लिए है प्रोनाउन। तो बेसिकली डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड, मतलब कि प्रोनाउन एक शब्द है। यहां पे हमें देखना है प्रोनाउन एक शब्द है जो क्या करता है, which is used which is used in place of a noun। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के बदले में यूज होता है। अगर कोई भी शब्द नाउन के बदले में यूज होता है तो हम उसको बोल सकते हैं प्रोनाउन। अगर इंग्लिश में हम देखें तो हम कोई भी वर्ड अगर यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि रौनक इज क्लेवर स्टूडेंट बट ही समटाइम्स फेल इन द एग्जाम। तो रौनक होशियार विद्यार्थी है बट कई बार वो परीक्षा में नापास हो जाता है। तो दूसरे सेंटेंस में मैंने रौनक की जगह वह यूज किया। तो ये जो वह है ना वो हमारे लिए है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मतलब कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के बदले में यूज होता है। तो आगे अगर हम देखें तो प्रोनाउन का सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन तो पर्सनल प्रोनाउन, तो यहां पर हमें यह नहीं देखना है कि पर्सन मतलब कि व्यक्ति, तो इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक प्रोनाउन। बट हमें यहाँ पे रिफर नहीं करना है पर्सन, ये हमें इस तरह समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन को रिफर करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। मतलब कि हम ये भी बोल सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि हम अगर बोले कि फर्स्ट पर्सन क्या है, तो द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन। आई कैन से दैट आई एम द स्पीकर राइट नाउ एट द मोमेंट, सो आई कैन बी फर्स्ट पर्सन फॉर मी। मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं मेरे लिए हूं फर्स्ट पर्सन। अगर मैं बोलूं कि आप लोग सुन रहे हो, तो जो लिसनर होता है वो स्पीकर के लिए होता है सेकंड पर्सन। और जो फिलहाल हम किसी और के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हुआ थर्ड पर्सन। तो जो बोल रहा है वो हुआ फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो हुआ सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम कोई भी बातचीत कर रहे हैं वो हमारे लिए हुआ थर्ड पर्सन। तो हम ये बोल सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को रिफर करता है, इसीलिए हम इसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो हम ये लिख भी सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन refer to first, second and third person, so they are called personal pronoun। तो मतलब कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को रिफर करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन मतलब कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को रिफर करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो हम अगर ये बोले कि फर्स्ट पर्सन क्या है, तो फर्स्ट पर्सन मतलब कि जो बोलना है वो हुआ उसके लिए फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो हुआ सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बातचीत हो रही है वो हुआ थर्ड पर्सन।
तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या है। और पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम और पार्ट में डिवाइड करें तो वो हो जाता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दूसरा हम ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तीसरा हम ले सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। और लास्ट हम ले सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सभी को हम कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को रिफर करता है। अगर हम देखें कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, अगर ये यहां पे हम देखें कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब कि ऐसे प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है। अगर हम कोई भी बेसिक फॉर्मेशन देखें सेंटेंस की, तो वो हमारे लिए होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार की फॉर्मेशन हमारे लिए होती है बेसिक फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेस है सब्जेक्ट और वर्ब के पीछे का स्थान है वो हम कंसीडर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का स्थान। तो जो शुरुआत का स्थान है वो हमारे लिए हुआ सब्जेक्ट और उसके बाद का जो प्लेस है वो हमारे लिए हुआ ऑब्जेक्ट का प्लेस। तो जो प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के स्थान पे यानी कि शुरुआत में यूज कर सकते हैं वो हमारे लिए हुआ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो हम वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर सकते हैं वो हमारे लिए हुआ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑलवेज सेंटेंस की शुरुआत में यूज होता है। मतलब कि जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो जो प्रोनाउन शुरुआत में यूज होता है वो सभी हमारे लिए हुए सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो प्रोनाउन वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम रख सकते हैं वो हमारे लिए हुआ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब कि कैन बी प्लेस्ड, कैन बी प्लेस्ड एट सब्जेक्ट, मतलब कि जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो सकता है वो हुआ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है वो हुआ हमारे लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है वो हमारे लिए हुआ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है वो हमारे लिए हुआ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो होपफुली आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब कि जो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा टेबल बना लें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर मतलब क्या हुआ और प्लूरल मतलब क्या हुआ। तो जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, तो बोलना मैं अकेला हूं, तो मैं मेरे लिए हुआ सिंगुलर। और अगर स्पीकर यहां पे एक से ज्यादा है तो वो हो गए प्लूरल। तो सिंगुलर मतलब कि जब भी हम एक को रिफर करते हैं तो वो हुआ हमारे लिए सिंगुलर, और एक से ज्यादा को रिफर करता है तो वो हमारे लिए हुआ प्लूरल। तो जब भी हम फर्स्ट पर्सन मतलब कि जो स्पीकर है, स्पीकर अगर अकेला हो तो सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज कर सकते हैं आई, और ऑब्जेक्ट के तौर पर हम यूज कर सकते हैं मी। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ आई और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ मी। इसी तरह हम प्लूरल की बात करें, अगर स्पीकर एक से ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग बोल रहे हैं, बट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, आई एम द अलोन हु इज स्पीकिंग नाउ एट द मोमेंट। तो हम सबके लिए मैं यूज करूंगा वी। अगर बोल रहा हूं, अगर आप बोलो कि हम आपकी शादी में आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू कम ऑन योर वेडिंग, तो हम ये बोलेंगे कि वी। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि सभी एक साथ बोल रहे हैं।
मतलब कि कोई एक ही बोल रहा है जो सबको साथ में लेके बोल रहा है, पर ये हुआ सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्योंकि वो एक्टिविटी कर रहा है और सेंटेंस की शुरुआत में यूज हो रहा है। पर अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखे तो उसका हुआ अस। सेकंड पर्सन की बात करें तो वो क्वाइट सीधा है, दोनों ही यू हो गए, यहां पे दोनों ही यू हो गए, या सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बोलूं कि यू हेल्प मी इन माय डिफिकल्टीज, आपने मेरी बुरी सिचुएशन में बहुत हेल्प की है, तो यहाँ पे यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ। अगर मैं बोलूं कि आई हेल्प यू, तो मतलब कि मैंने तुम्हारी मदद की है, तो यहां पर यू मैंने ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया। तो यहां पे आपको समझना होगा कि यू सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है या ऑब्जेक्ट के तौर पर। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो वो हम कंसीडर करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो उसको हम कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लास्ट हुआ हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ध्यान में रखना है हमें कि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर कोई और मैस्कुलिन जेंडर है मतलब कि मेल है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही। किसके लिए? अगर मैस्कुलिन जेंडर है हम सी यूज करेंगे। किसके लिए? अगर फेमिनिन जेंडर है और हम यूज करेंगे इट अगर न्यूट्रल जेंडर है। ओके, तो ही सी इट हम यूज कर सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर ये कौन से हुए? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हुआ? तो ही का हम कर सकते हैं हिम, सी का हम कर सकते हैं हर, और इट का हम कर सकते हैं इट। ओके, और इन सब के प्लूरल क्या हुआ? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये सभी है थर्ड पर्सन सिंगुलर। मगर अगर मान लो कि बहुत ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं या बहुत ज्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर दे और ऑब्जेक्ट के तौर पर देम। तो ये दे हुआ हमारे लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन और देम हुआ हमारे लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर हम बोलेंगे कि वह हमारी शादी में आ रहे हैं, वो लोग, तो दे आर कमिंग टू माय मैरिज सेरेमनी, तो दे आर कमिंग। बट हम अगर ये बोले कि पापा आपने उनको इनविटेशन दिया था, डिड यू इनवाइट देम, तो देम जो हुआ यहाँ पे वो हमारे लिए हुआ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है। और अगर हम देखें कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है, तो पजेसिव प्रोनाउन मतलब कि जो मालिकाना हक दर्शाने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो हमारे लिए हुआ पजेसिव प्रोनाउन। मालिकाना हक मतलब कि अगर कोई भी चीज के ऊपर किसी और की मालिकी है, तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं कौन सा? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मतलब कि हम यूज कर सकते हैं माइन, या फिर हम यूज कर सकते हैं आर्स। दिस कार इज माइन, दिस हाउस इज आर्स। या फिर हम यूज कर सकते हैं सेकंड पर्सन योर्स एंड योर्स। या फिर हम यूज कर सकते हैं थर्ड पर्सन हिज, हर्स एंड इट्स, एंड इसका प्लूरल हुआ theirs। हाँ, तो ये सभी हमारे लिए हुआ पजेसिव प्रोनाउंस, क्योंकि सारे के सारे प्रोनाउन क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशन बता रहे हैं या फिर पजेशन बता रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउंस। जैसे कि क्या ये घर उन लोगों का है? इज दिस हाउस देयर्स? तो यहां पे क्या हुआ? यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि पजेसिव प्रोनाउन हो या कोई भी प्रोनाउन हो, उसके पीछे कभी भी नाउन नहीं लगता है। तो मतलब कि कोई भी प्रोनाउन के पीछे कभी भी नाउन नहीं लगता है। उसके पीछे या तो कुछ नहीं लगता पजेसिव प्रोनाउन हो तो, और अगर दूसरे टाइप के प्रोनाउन हो तो उसके पीछे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगता है, बट कभी भी नाउन नहीं लगता है, क्योंकि नाउन को ही रिप्लेस करता है प्रोनाउन। हमने पहले ही डेफिनेशन में देखा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के बदले में यूज होता है। तो अब तक तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
जब भी हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं या करते हैं कोई भी वर्ड, जैसे कि मैंने ये काम अपने आप किया है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। जैसे कि हम ऐसे प्रोनाउन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। तो मतलब कि रिफ्लेक्सिव क्या हुआ, एम्फसाइजिंग क्या हुआ, मतलब कि जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जो सब्जेक्ट जैसा ही है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। मतलब कि मैंने ये काम अपने आप किया है, तो जो सब्जेक्ट पे थोड़ा स्ट्रेस देता है, जो सब्जेक्ट को एम्फसाइज करता है, उसके लिए भी हम इसको बोल सकते हैं एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन हमारे लिए है, पहला तो हुआ माई सेल्फ, फिर हुआ अवर सेल्फ, फिर हुआ योर सेल्फ, फिर हुआ योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। यहां पे हम ले सकते हैं देम सेल्स। ओके, तो ये सभी हुआ हमारे लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। ज्यादातर रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगता है। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बोलूं, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने ये काम अपने आप किया है, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। या तो फिर आप देख सकते हैं कि क्लोज के एंड में यूज होता है, मतलब कि कोई भी क्लोज अगर बोलो, I've done this work by myself, or I've done this work myself, तो ज्यादातर नहीं, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है, या तो आप क्लोज के एंड में यूज कर सकते हो। तो मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आपको ये चार प्रोनाउंस क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और कौन से प्रोनाउन हैं, सभी हम कंसीडर कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन, मतलब कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन से टाइप है प्रोनाउंस के। प्रोनाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ग्रामर में स्पेशली, क्योंकि प्रोनाउंस से बहुत सारी दिक्कतें हमारी ग्रामर के रिलेटेड दूर हो सकती हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कौन सा प्रोनाउन का टाइप्स है। तो हम देख सकते हैं कि फिफ्थ में हम ले सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब कि क्या हुआ कि जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो पॉइंट आउट करता है दूर या नजदीक की चीजों को, तो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो नजदीक की चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम दिस या दीज का इस्तेमाल करते हैं, और जो दूर की चीजें हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम दैट या दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली दिस, these, that and those, ये चार हुआ हमारे लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस कब यूज होता है, जो चीज हमारे नजदीक है, जो चीज हमारे नजदीक है, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि जो चीज हमारे नजदीक है एंड सिंगुलर है, मतलब कि एक है, तो उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं दिस इज अ पेन, तो ये पेन को इंडिकेट पॉइंट आउट करके हम बोलते हैं। जैसे कि ये नजदीक मेरे पेन पड़ी है, मैं बोलूंगा दिस इज अ पेन, तो यहां पे एक थी इसीलिए मैंने यूज किया दिस। बट अगर दिस का यूज करना है तो जो नियर है और जो प्लूरल है, प्लूरल मतलब कि एक से ज्यादा, है ना, प्लूरल मतलब कि एक से ज्यादा, मतलब कि यहां पर मेरे पास बहुत सारी पेन पड़ी है, तो मैं ये बोल सकता हूं these are pens। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि these सिंगुलर बताता है तो उसके साथ लगेगा is, और these प्लूरल बताता है तो उसके साथ में लगेगा are।
उसके बाद हुआ दैट। दैट हमें दूर की चीजों के बारे में बताता है और सिंगुलर के बारे में बताता है। अगर दूर कोई कार पड़ी है तो हम बोलेंगे दैट इज अ नाइस कार। दैट इज अ नाइस कार। तो दैट मतलब कि कोई चीज दूर पड़ी है और सिंगुलर है, तो इस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं दैट। बट दोज हम यूज कर सकते हैं कि जो चीज दूर है बट प्लूरल है। तो दूर और प्लूरल बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं दोज। मतलब कि हम सेंटेंस लिखे कि दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। That's great, Mike. So, I am hoping that you understood the topic so perfectly, so I can carry on to the next topic. So, hopefully you understood all the things, whatever I have written on the board, as well as I've explained you so clearly all the things, so you could have understood. I should not use could have, but how to use, you must have understood all the things so clearly. So, let's move on to the next topic. So, demonstrative pronoun के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स इनडेफिनिट प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब कि क्या? तो इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब कि जो नाउन अल्टीमेटली तो वो नाउन के बारे में ही बताता है, बट अगर वो नाउन डेफिनेट नहीं है, मतलब कि कंफर्म नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो हमारे लिए हुआ इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। अगर मुझे सेंटेंस लिखना है कि ज्यादातर बच्चों ने टेस्ट दिया था बट कुछ एब्सेंट है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एग्जाम्पल के दौर में कि सम वर एब्सेंट। तो ये जो सम हुआ तो मतलब कि वो सम स्टूडेंट्स को ही इंडिकेट करता है, तो अल्टीमेटली तो सम यूज हुआ है नाउन के बिहाफ पे, तो नाउन के बदले ही यूज हुआ है, तो ये हम बोल सकते हैं कि प्रोनाउन हुआ। तो ऐसे दूसरे कौन से वर्ड हो सकता है जो कि हम बोल सकते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है? जैसे कि हम बोल सकते हैं फ्यू, लिटिल, सम, एज, एवरी, ऑल। तो ये सभी हुआ हमारे लिए इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये सभी कोई डेफिनिट नाउन नहीं बताता है। कोई भी प्रोनाउन का इस्तेमाल करो, each will get benefit। तो each मतलब कि हर एक को इसका लाभ मिलेगा। तो each के बाद हमने कोई भी नाउन नहीं लगाया है, बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के पीछे कभी भी कोई भी नाउन नहीं लगेगा। अगर आपने बोला कि each students will get a chocolate, तो यहाँ पे each के पीछे आपने स्टूडेंट लगा दिया, तो मतलब कि ये हो गया उस हिसाब से डिटरमिनर, क्योंकि नाउन के शुरुआत में डिटरमिनर या एडजेक्टिव कनेक्ट होता है, प्रोनाउन कभी कनेक्ट नहीं होता। ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा कि कल शादी में सभी आ रहे हैं, ऑल आर गोइंग टू कम इन वेडिंग। तो ऐसे अगर आपने सेंटेंस बनाया है तो वो हुआ हमारे लिए इनडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरा है हमारे लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब जो प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है वो सभी हम कंसीडर कर सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, और जिसके आंसर में हमें कोई ना कोई नाउन मिले। तो ऐसे कौन से इंट्रोगेटिव्स है कि जिसकी मदद से हमें नाउन ही मिलता है? तो हम अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट्स है, मतलब कि क्या, तो आपको कोई भी चीज वस्तु मिलेगी। व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट। तो यहां पे अगर आपको कुछ भी मिलेगा तो वो हुआ तुम्हारा नाउन ही होगा। तो मतलब कि ये हम देख सकते हैं
कि व्हाट वो अल्टीमेटली तो एप्पल के बदले ही यूज हुआ है। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं इस हिसाब से कि व्हाट हमारा प्रोनाउन है, बट उसका काम क्या है, तो मतलब कि क्वेश्चन पूछना। तो यहाँ पे उसका काम है इंट्रोगेट करना, तो इसीलिए इसका नाम हुआ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कि वो नाउन के बदले यूज भी हुआ है और उसका काम भी है क्वेश्चन करना। तो इस हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं कि ये है हमारे लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये तो हमने एक देखा। दूसरे कैसे प्रोनाउन है कि जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया हु। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, हाँ, हु विल मीट यू टुमारो, तो आपको कोई भी नाम ही मिलेगा। आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछो हुम या हुस से, तो भी आपको कोई नाम ही मिलेगा। आपने क्वेश्चन पूछ लिया विच से, तो अगर आप ये सभी से क्वेश्चन पूछते हो तो अल्टीमेटली आपको नाम ही मिलेगा। तो अगर ये सब से आप सेंटेंस शुरू करते हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ और ये नाउन के बदले इस्तेमाल हुआ है, तो उसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बट अगर यही प्रोनाउंस दो क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाए, तब ये हो जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि मैं अगर लिखूं कि दिस इज द बॉय whom I met last night, ये वही लड़का है जिसको मैंने कल रात में मिला था। तो यहाँ पे जो whom है हमारा, वो ये और ये दोनों क्लोज को कनेक्ट करता है, मतलब कि ये रिलेट करता है, रिलेशन बताता है दो क्लोजेस का। तो इसीलिए अगर व्हाट, हु, whom, whose, which से अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, तो वो हो गए हमारे लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बट वही प्रोनाउन से अगर आप दो सेपरेट क्लोजेस को रिलेट करते हो, तो वो हो गया हमारे लिए रिलेटिव प्रोनाउन। और ऐसे क्लोज को हम बोलते हैं रिलेटिव क्लोजेस। तो ऐसी आशा रखता हूं स्टूडेंट्स कि आपको पूरा प्रोनाउन क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऐसे तो प्रोनाउंस के कई टाइप्स हैं, बट जो मेन टाइप्स है वो यही है जो कि आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं। और मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आपको प्रोनाउन सब कुछ डिटेल में क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।